हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने मलेरिया के बारे में डिस्कस किया था, मलेरिया का ट्रीटमेंट, उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और कुछ बचाव के तरीके, जैसे एंटी लार्वा एजेंट कौन कौन से हैं जो लार्वा को ख़त्म कर देते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। पेरिस ग्रीन है, गैम्बूसियाफिस है, इसके अलावा जो एडल्ट पैरासाइट को मारने में काम आते हैं जैसे कि डीडीटी का स्प्रे है, मैलाथियोन है। ये सारे पॉइंट थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम लेकर आए हैं एक नई कम्युनिकेबल डिजीज जिसका नाम है टाइफॉइड। वाटर बॉर्न डिजीज में आती है और यह जो डिजीज है यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जाम के सवाल आते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, पी सूप डायरिया किस में देखने को मिलता है? टाइफॉइड में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम का एमसीक्यू, बताओ विडाल टेस्ट किस में परफॉर्म किया जाता है? टाइफॉइड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो रिपीटेडली हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक थ्रेड पढ़ा था, प्रोपोगेटिव, साइक्लो प्रोपोगेटिव और साइक्लो डेवलपमेंटल। उसके बारे में आपको लिटिल करेक्शंस ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बताया प्रोपोगेटिव तीन प्रकार की डिजीजेज होती हैं। प्रोपगेटिव, दूसरी है साइक्लो प्रोपगेटिव और तीसरी है साइक्लो डेवलपमेंटल। तीन प्रकार की डिजीजेस होती हैं। इनमें हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ टू थिंग्स। वन ऑफ दैम इज रेप्लिकेशन, कि इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, और दूसरा साइक्लिक चेंज के आधार पर, साइक्लिक चेंज होता है या नहीं होता, इनके आधार पर हमने चेंजेस किया था। यहाँ ध्यान देना है कि जो प्रोपोगेटिव डिजीज हैं उनमें रेप्लिकेशन पाया जाता है। याद रखना है, यहाँ रेप्लिकेशन होगा, साइक्लिक चेंज नहीं मिलेगा। क्लियर? दैट इज अ करेक्शन। रेप्लिकेशन होता है, साइक्लिक चेंज नहीं होता। इसमें नो करेक्शंस, दोनों सिमिलर हैं, दोनों पाए जाते हैं। मतलब रेप्लिकेशन भी होगा और साइक्लिक चेंज भी होगा। साइक्लो डेवलपमेंट है, उसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है, साइक्लिक चेंज पाया जाता है। क्लियर है? प्रोपोगेटिव, फिर बोल रहा हूं, रेप्लिकेशन होता है, चेंज है, करेक्ट करना है, रेप्लिकेशन होता है, साइक्लिक चेंज नहीं होता। साइक्लो प्रोपेगेटिव दोनों पाए जाते हैं, साइक्लिक चेंज भी होता है, रेप्लिकेशन भी होता है। साइक्लो डेवलपमेंटल के अंदर रेप्लिकेशन नहीं होता है, चेंज करेक्शन करना है, और साइक्लिक चेंज होता है। जो एग्जाम्पल्स थे बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ आपका प्लेग और डेंगू आता है, यहाँ मलेरिया आता है, और यहाँ फाइलेरिया को इंक्लूड किया गया है। बताया था मैंने कि मलेरिया एक साइक्लो प्रोपेगेटिव डिसऑर्डर होता है, साइक्लो प्रोपेगेटिव डिसऑर्डर है। यानी अगर मतलब आपसे पूछे पर्टिकुलरली तो आपको ये बात याद रखनी है, प्रोपेगेटिव बोले तो रेप्लिकेशन है, साइक्लिक चेंज नहीं है। साइक्लो प्रोपेगेटिव बोले तो दोनों हैं, और साइक्लो डेवलपमेंट बोले तो यानी जिसमें रेप्लिकेशन तो नहीं होता है लेकिन साइक्लिक चेंज पाया जाता है। इट इज ए लिटिल करेक्शंस फ्रॉम ए लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं टाइफॉइड से। आइए शुरू करते हैं हमारी टाइफॉइड से रिलेटेड। टाइफॉइड में क्या क्या चीजें हैं ध्यान दीजिएगा आपका। टाइफॉइड में सबसे पहले फर्स्ट हम बात करने वाले हैं, टाइफॉइड फीवर के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? टाइफॉइड फीवर के नाम से जाना जाता है, बुखार यानी कि। इसके कुछ अन्य नाम है इस डिजीज के, वहां से सवाल देखिएगा, एमसीक्यू देखिएगा क्या क्या एग्जामिनर आपको सवाल पुट कर सकता है नाम को लेकर। तो तीन बहुत कॉमन नाम इसके मिलेंगे आपको। एक नाम है एंटरिक फीवर। क्या बोलते हैं? एंटरिक फीवर। जब कभी भी एंटरिक फीवर आए समझ जाना वह टाइफॉइड की ही बात कर रहा है। टाइफॉइड का ही दूसरा नाम एंटरिक फीवर होता है। वही इसे हम कहते हैं स्टेप लेडर फीवर। स्टेप
लैडर फीवर, क्योंकि इसमें जो बुखार होता है उसका नेचर स्टेप लैडर का होता है, कंटिन्यूअस का ही टाइप है स्टेप लैडर फीवर, धीरे धीरे बढ़ने वाला। तीसरा होता है, इसी को बोलता है इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन, इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन, इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन। कहने का मेरा मतलब है इस बीमारी के कुछ और नाम हैं, कॉल्ड ऑल्सो कोल्ड एज, जो अलग अलग नाम है वो आपके सामने मैंने लिखे हैं। 3 और नामों से आप टाइफाइड को पुकारते हो। पहला प्रकार है, पहला नाम है एंटरिक फीवर, दूसरा नाम है स्टेप लैडर फीवर, तीसरा नाम है इंडेक्स ऑफ ए जनरल सैल्यूटेशंस। चलिएगा, नाम हमने देखे किन किन नामों से पुकारते हैं। अब बात करते हैं एजेंट को लेकर। इसका जो एजेंट है जिसके द्वारा यह बीमारी होती है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन होता है, क्या एमसीक्यू यहाँ बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी हम कुछ पर्टिकुलर एमसीक्यूज की बात यहाँ करेंगे। सबसे पहला और कॉमन, नाम बताओ उसका जिसके द्वारा होता है टाइफाइड, तो आपको नाम लेना है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। किसके द्वारा होता है टाइफाइड? आप जवाब देंगे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी। क्या है भाई? साल्मोनेला टाइफी। चलो, एग्जाम का एमसीक्यू बना कि बताओ एजेंट क्या है टाइफाइड का, आपका जवाब होगा साल्मोनेला टाइफी। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इस साल्मोनेला टाइफी की बैक्टीरिया है या वायरस है, तो फिर ध्यान दीजिएगा यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कहने का मतलब यह बैक्टीरियल डिजीज हो गई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तीसरी मैं बात करूं और इसके बारे में, तो याद रखना है यह फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनएरोबिक, फैकल्टेटिव एनएरोबिक, एनएरोबिक, फैकल्टेटिव एनएरोबिक होता है। फैकल्टेटिव एनएरोबिक, फैकल्टेटिव एनएरोबिक, फैकल्टेटिव एनएरोबिक बेसिलाई होता है। एनएरोबिक फैकल्टेटिव बेसिलाई। अगर बोला जाए इसकी फैमिली कौन सी है, कौन सी फैमिली में आता है यह, कौन? साल्मोनेला टाइफी। तो आपको जवाब देना है इसकी फैमिली है एंटीरो, एंटीरो बैक्टीरिया, एंटीरो बैक्टीरिया। फैमिली का नाम है एंटीरो बैक्टीरियक, एंटीरो बैक्टीरियक, यह इसकी फैमिली का नाम है। अगर बोला जाए एजेंट जो होता है साल्मोनेला टाइफी होता है। पहला और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से अगर एजेंट पर मिले आपको, टाइफाइड किसकी वजह से होगा, आपका जवाब होगा साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। अगर एग्जामिनर पूछता है बैक्टीरिया है कि वायरस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बताया। इसे ही फैकल्टेटिव एनएरोबिक, बार बार शब्द आ चुका है। एनएरोबिक का मतलब होता है डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो फैकल्टेटिव एनएरोबिक बेसिलाई यह होता है, ब्रॉड शेप का होता है, इसलिए इसे बेसिलाई कहते हैं। और जो फैमिली होती है इसको एंटीरो बैक्टीरियक फैमिली में यह पाया जाता है। तो यह इसके एजेंट से रिलेटेड बातें हो गई। बीमारी से रिलेटेड हमने बातें की, क्या क्या नाम है। दूसरी हमने बात की इसके एजेंट को लेकर। चलिए तीसरी बात पर आते हैं, और तीसरी बात हम करते हैं इस बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर्ड किया, यह बात भी याद रखना है। यही बता देते हैं इसी के साथ में कि इसके बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर्ड किया। तो याद रखना है कि यह जो बैक्टीरिया है
इट इज डिस्कवर्ड बाई, खोजा गया है, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर, व्यक्ति का नाम है डॉक्टर कार्ल जे ईबर्थ, ईबर्थ के द्वारा 1880 में। इस बैक्टीरिया को डॉक्टर कार्ल जे ईबर्थ के द्वारा 1880 में डिस्कवर्ड किया गया था। किसकी बात कर रहा हूं? साल्मोनेला टाइफी की। किसने डिस्कवर्ड किया? बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया है डॉक्टर कार्ल जे ईबर्थ ने 1880 में इसे डिस्कवर्ड किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम इसके कुछ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैट में, और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिजर्वेयर की। रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन कौन होगा? किसमें यह इन्फेक्टिव एजेंट जो है वह पाया जाएगा रिजर्वेयर के रूप में? तो ध्यान दीजिएगा, इसके रिजर्वेयर मिलते हैं दो, एक तो होगा केस और एक होगा कैरियर। केस और कैरियर दो होते हैं रिजर्वेयर ऑफ इन्फेक्शन। अब कैरियर की बात करें तो कैरियर दो प्रकार के होते हैं। एक कैरियर होता है जिसे हम कहते हैं कन्वल्सेंट कैरियर, और दूसरे कैरियर का नाम हम देते हैं क्रॉनिक कैरियर। कहने का मतलब है कैरियर यहां दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है, जो पहला टाइप होता है उसे हम बोलते हैं कन्वल्सेंट कैरियर। कन्वल्सेंट कैरियर, यह स्टेज पहले भी आ चुकी है। यह नाम जब हम डिजीज साइकिल पढ़े थे तो कन्वल्सेंट स्टेज आती है फर्स्ट ग्यूम के बाद में, जब लक्षण घटने लग जाते हैं हम उसे कन्वल्सेंट बोलते हैं। एक है क्रोनिक कैरियर। तो दो प्रकार के कैरियर होते हैं। पहला प्रकार है कन्वल्सेंट कैरियर, और दूसरा प्रकार है कैरियर का क्रॉनिक कैरियर। चलो दोनों की बात हम करने वाले हैं। दोनों में क्या क्या चीजें आती हैं देखिएगा, वन बाय वन हम बात करने वाले हैं दोनों के बारे में, कन्वल्सेंट कैरियर और क्रॉनिक कैरियर। जो कन्वल्सेंट कैरियर होता है यह अपने जो बेसिलाई है उन्हें एक्सक्रीट करता है 6 से 8 सप्ताह तक। तो याद रखना है, यह एक्सक्रीट करेगा, बाहर निकालेगा, एक्सक्रीट बेसिलाई फॉर 6 to 8 वीक। कितने वीक तक? जवाब होगा 6 से 8 वीक तक यह बेसिलाई को एक्सक्रीट करता है। वहीं क्रॉनिक की बात करूं तो यह एक्सक्रीट करेगा, एक्सक्रीट बेसिलाई फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा समय के लिए यह एक्सक्रीट करता है। याद रखना, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं। इसी को बोलते हैं, इस कैरियर को कहा जाता है टाइफॉइड मैरी। क्या कहा जाता है? टाइफॉइड मैरी। टाइफॉइड मैरी क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, टाइफॉइड मैरी कहने का पीछे कारण क्या है? एक आयरिश की कुक थी, उस कुक का नाम था मैरी मेलॉन। वह पहली कैरियर थी जो टाइफॉइड एंडेमिक में शामिल हुई, मतलब जिसके द्वारा टाइफॉइड एंडेमिक का रूप पहली बार धारण किया था जिस व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम था मैरिस मेलॉन, और वह आयरिश कुक थी। उसी के नाम पर इसे कहा जाता है टाइफॉइड मैरी। याद रखना है, आयरिश की कुक थी और उसका नाम था मैरिस मेलॉन। क्या नाम था? मैरी मेलॉन, नॉट मैरिस, मैरी मेलॉन। इसका नाम था मैरिस मेलॉन। और इसने क्या किया था? यह जो मैरी मेलॉन थी, यह क्या था? फर्स्ट कैरियर इन्वॉल्व इन
टाइफॉइड एपिडेमिक, टाइफॉइड की एपिडेमिक में पहली बार जो शामिल हुआ कैरियर था उसका नाम मैरी मेलोन था। इसी के नाम पर इसे कहा जाता है टाइफॉइड मैरी। क्लियर है? किसको कह रहे हैं, कौन से कैरियर को? क्रॉनिक कैरियर का नाम है टाइफॉइड मैरी। रीजन मैंने बताया, मैरी मेलोन के आधार पर इसे टाइफॉइड मैरी कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहीं पर, इसी चीज से रिलेटेड याद रखना है कि इसका जो स्टोरेज होता है या मोस्ट कॉमन कैरियर कौन सा होगा, तो फिर जवाब यही होगा, मोस्ट कॉमन कैरियर क्रॉनिक कैरियर ही होता है। मोस्ट कॉमन कैरियर कौन सा? क्रॉनिक कैरियर। देखिएगा यहां हमने बात की है, पॉइंट हमारा था किस चीज को लेकर? रिजर्वेयर ऑफ इंफेक्शन को लेकर मैंने बात की। रिजर्वेयर में दो चीजें आती हैं, एक केस है और एक कैरियर है। कैरियर कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार के। पहला है कन्वल्सेंट कैरियर, दूसरा है क्रॉनिक कैरियर। कन्वल्सेंट मतलब बेसिलाई 6 से 8 वीक तक निकलेंगे, यहां कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं है। लेकिन क्रॉनिक में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्रॉनिक में बेसिलाई 1 साल से ज्यादा समय तक निकल रहे हैं, इसे टाइफॉइड मैरी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहली बार जो एपिडेमिक में इन्वॉल्व हुआ जो कैरियर वह था आयरिश का एक कुक, उसका नाम है मैरी मेलोन। उसके आधार पर इसे टाइफॉइड मैरी का नाम दिया जाता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कैरियर भी यही होता है। क्लियर है? चलिएगा, यह सारी बातें हमने किससे रिलेटेड की हैं? आपके रिजर्वियर से रिलेटेड। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इंफेक्शन को लेकर। सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या होगा, मतलब टाइफॉइड का सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या है, किन स्रोतों के द्वारा इंफेक्शन हो सकता है? तो नॉर्मली हम देखते हैं दो प्रकार के सोर्स मिलते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। तो एक प्राइमरी सोर्स हो गया और एक सेकेंडरी सोर्स हो गया। दो प्रकार के सोर्स हो गए, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो याद रखना है टाइफॉइड के कितने सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के? दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी का मतलब क्या है? तो याद रखना है डायरेक्ट कांटेक्ट होना, डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधा संपर्क में आए हो किसके? विथ स्टूल, क्योंकि ये स्टूल से फैलता है, और यूरिन, किसका? जिस व्यक्ति को टाइफॉइड हो रखा है, यूरिन ऑफ टाइफॉइड पेशेंट। जिस भी व्यक्ति को टाइफॉइड हो रखा है उस मरीज के स्टूल और मूत्र के संपर्क में डायरेक्ट आ जाना प्राइमरी सोर्स कहलाता है। मतलब ये प्राइमरी सोर्स है इन्फेक्शन के। दूसरे हैं जिसमें फूड, भोजन, कुछ सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स, किसके? ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल। ये डायरेक्टली नहीं है, कंटामिनेटेड मटेरियल्स ऑफ टाइफॉइड। जो टाइफॉइड है उस टाइफॉइड से क्या हुए हैं? ये कंटामिनेटेड डायरेक्टली हुए हैं। मतलब जो टाइफॉइड के एजेंट हैं वो इनके संपर्क में आए हैं। मतलब स्टूल, यूरिन किसके संपर्क में आया? किसी भोजन के, किसी सब्जी के, किसी फ्रूट के, और फिर उसे आप खा रहे हैं। मतलब सेकेंडरी सोर्स हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, सीधा स्टूल के संपर्क में आया तो सीधा आपका बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया उस स्टूल से किसी फ्रूट पे गया और फ्रूट से आपके पास में आया, किसी सब्जी के पास गया, सब्जी से आपके पास में आया, तो आप कह दोगे सेकेंडरी सोर्स। तो सीधा संपर्क में आए तो प्राइमरी, और किसी के द्वारा आए तो सेकेंडरी सोर्स कह दिया जाएगा। तो सोर्स हो गए दो, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड को लेकर। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा इसका? तो जवाब देना है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 10 से लेकर 14 दिन। टाइफॉइड का है 10 से लेकर 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है। 10 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। चलो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसमिट होगी? तो दो कॉमन रूट होते हैं, एक होता है फीको ओरल रूट। कौन सा? फीको ओरल रूट। जैसे टाइफॉइड की बात हमने की थी, फीको ओरल रूट कर रहे हैं।
और आपका पोलियो फीको ओरल रूट, इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, इनका फीको ओरल रूट होता है और यह मोस्ट कॉमन रूट भी है। मोस्ट कॉमन यही होता है फीको ओरल रूट। इसके अलावा यूरिन ओरल रूट भी माना जाता है क्योंकि मूत्र भी इसमें कंटामिनेटेड होता है, यूरिन भी कंटामिनेटेड होता है, तो यूरिन ओरल रूट भी माना जाता है। मतलब कंटामिनेटेड स्टूल और कंटामिनेटेड यूरिन दोनों मोड ऑफ ट्रांसमिशन में भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, जैसे मैंने कहा मोस्ट कॉमन फीको ओरल रूट होता है, तो बताना है आपको कि फीकल कैरियर आर मोर डेंजर, ज्यादा खतरनाक होते हैं यूरिन की तुलना में, मोर डेंजर एज कंपेयर टू यूरिन, एज कंपेयर टू यूरिन कैरियर। मतलब अगर स्टूल आपके संपर्क में आए और यूरिन संपर्क में आए, दोनों में से खतरनाक कौन सा है? ज्यादा खतरनाक फीकल वाला है। स्टूल संपर्क में आएगा, ज्यादा संभावना है बीमारी ट्रांसमिट होने की, क्योंकि यह ज्यादा रिस्की है, ज्यादा डेंजर है। क्लियर है पॉइंट? मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट, यूरिन ओरल रूट, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा? फीको ओरल रूट ही होता है। चलिएगा, दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों एमसीक्यू है, दोनों पे सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा। दोनों पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं। अगर क्वेश्चन मिले आपको कि मोस्ट फेवरेबल प्लेस, मोस्ट फेवरेबल प्लेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, इसी बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं, साल्मोनेला टाइफी, इसकी फेवरेट ग्रोथ बोले तो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन बोल सकते हैं। ग्रोथ बोले तो रेप्लिकेशन, मतलब इसका जो रेप्लिकेशन है वह कहाँ होगा? आपकी बॉडी में वह स्थान कौन सा है जो सबसे अच्छा लगता है इस बैक्टीरिया को रेप्लिकेशन करने के लिए? तो आपका जवाब होगा पेयर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन, पेयर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन, पेयर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन। आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर में टर्मिनल इलियम में कुछ लिम्फोइड फोलिकल्स पाए जाते हैं जो लोकल इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, उन्हें पेयर्स पैच कहते हैं। इन्हीं पेयर्स पैच के अंदर यह रेप्लिकेट करता है। और याद रखना, टाइफॉइड में पेयर्स पैच का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। टाइफॉइड जो होता है उसमें पेयर्स पैच जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। याद रखने की बात है। यह इंटेस्टाइन में पेयर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन कहां होता है? इंटेस्टाइन में, तो याद रखना है टर्मिनल इलियम में होते हैं। ये क्वेश्चन आता है टर्मिनल इलियम, आपने पढ़ा होगा जीआईटी में, टर्मिनल इलियम में पाए जाते हैं। और यही वजह है कि पेयर्स पैच डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, पेयर्स पैच डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट इन टाइफॉइड। और इसी वजह से यहां पर आपको पी सूप का डायरिया नजर आता है। कैसा डायरिया? पी सूप डायरिया। क्लियर है? पी सूप डायरिया, डायरिया की वजह यही है, जड़ है ये डायरिया के लिए, इसीलिए आपको क्या नजर आएगा? पी सूप डायरिया। पढ़ाऊंगा मैं भी इसके लक्षणों में, पी सूप्ड डायरिया। तो यहां जो डायरिया है उसकी जड़ है क्या? याद रखना है पेयर्स पैच का डिस्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन में पेयर्स पैच का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इस वजह से पी सूप्ड डायरिया हमें नजर आता है, क्योंकि इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यह तो पहला है, मोस्ट फेवरेबल प्लेस पेयर्स पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन। चलिए दूसरा एमसीक्यू, 2 पॉइंटों की बात मैं कर रहा था, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन आए मोस्ट फेवरेबल प्लेस ऑफ स्टोर ऑफ बैक्टीरिया, स्टोर ऑफ बैक्टीरिया, जहां बैक्टीरिया लंबे समय तक आराम करता है, स्टोर रहता है, तो फिर जवाब होगा गॉल ब्लैडर। कहां करता है? जीबी में, गॉल ब्लैडर में। तो याद रखना है साल्मोनेला टाइफी,
साल्मोनेला टाइफी। स्टोर तो कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। और रेप्लिकेशन कहां करता है? आपका पेयर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन में। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इस बैक्टीरिया से रिलेटेड। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके लक्षणों को लेकर, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया हमने, एजेंट के बारे में बात कर ली, इंक्यूबेशन पीरियड हमने देख लिया, सोर्स हमने देख लिए, रिजर्वियर की बात हमने कर ली। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस डिजीज में क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। बोले तो व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो आपको दिखाई देंगे इसमें। देखो बेटा, यहां वीक के हिसाब से आते हैं। पहला वीक, पहला सप्ताह, बीमारी के बाद पहला जो सप्ताह होगा उसमें क्या नजर आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो सप्ताह होता है, फर्स्ट वीक जब होता है, यहां आपको दो चीजें नजर आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आने वाले हैं, पहला एमसीक्यू और दूसरा एमसीक्यू। फर्स्ट होता है, उसे हम बोलते हैं पी सूप डायरिया। क्या होता है? पी सूप्ड डायरिया। अभी मैंने बताया आपको, बीमारी शुरू करने से पहले भी बताया कि यह क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो लगभग जब भी टाइफॉइड के बारे में सवाल पूछा जाना होता है एग्जामिनर के द्वारा, उसके माइंड में सबसे पहले क्लिक करता है पी सूप डायरिया। क्लियर है? तो पी सूप डायरिया कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होता है, किसके अंदर नजर आएगा? आपको याद रखना है, यह टाइफॉइड के अंदर पाया जाता है। दूसरा स्टेप लैडर फीवर, दूसरा है स्टेप लैडर फीवर। बुखार तेज होता है, हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, और उसे स्टेप लैडर फीवर कहते हैं। स्टेप लैडर फीवर का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्टेप लैडर फीवर का मतलब है यह कंटिन्यूअस फीवर होता है, कंटिन्यूअस फीवर का ही टाइप है। लगातार बुखार चलता है लेकिन एक साथ नहीं बढ़ता, धीरे धीरे। स्टेप लैडर सीधे चढ़ते हैं ना, यूं कॉल्ड स्टेप लैडर, 1 by 1, 1 स्टेप 1 स्टेप 1 स्टेप, 1 by 1 1, यूं बढ़ता है, बुखार तेज होता है लेकिन धीरे धीरे। स्टेप लैडर फीवर के नाम से जाना ज्यादा है, इस कॉल्ड कंटिन्यूअस बुखार, कंटिन्यूअस फीवर। स्टेप लैडर फीवर के नाम से जाना जाता है। स्टेप्स बोलते हैं, हम जब स्टेयर चढ़ते हैं, ये स्टेप, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, ऐसे लिया है स्टेप लैडर फीवर। याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। टाइफॉइड में नजर आते हैं पी सूप डायरिया, स्टेप लैडर फीवर। यह पहला सप्ताह है। चलिए एक चीज और, क्या इस सप्ताह में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आएगा? तो आपका जवाब होगा ना, नो, विडाल टेस्ट नेगेटिव होता है इस समय, याद रखना है। इस समय विडाल टेस्ट नेगेटिव है, विडाल टेस्ट नेगेटिव, क्योंकि यहां एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी। विडाल टेस्ट कैसा? नेगेटिव। बात करूंगा मैं इस टेस्ट के बारे में, यह टेस्ट नेगेटिव होता है इस समय। अब बात करते हैं दूसरा सप्ताह, सेकंड वीक। लक्षणों की ही मैं बात कर रहा हूं। सेकंड वीक आ गया। इस वीक में क्या नजर आएगा? इस वीक में आपको नजर आएगा स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, लार्जमेंट ऑफ स्प्लीन आपको नजर आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन नजर आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और स्प्लीनोमेगैली। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण जो एग्जाम के हिसाब से जरूरी है, एक बोलते हैं फगट साइन, फगट साइन। एकमात्र यही एक ऐसी कंडीशन आपको नजर आएगी जहां पर बुखार के साथ में ब्रेडिकार्डिया होता है, वरना जब भी बुखार होती तो टैकिकार्डिया होता है। यहां आपको नजर आएगा फीवर प्लस ब्रेडिकार्डिया। याद रखना यह बात कि हार्ट रेट घटती है टाइफॉइड में, बढ़ती नहीं है।
डिक्रीज हार्ट रेट। यह केवल टाइफॉइड का ही लक्षण है। टाइफॉइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें बुखार होने के बावजूद, डायरिया होने के बावजूद हार्ट रेट घट रही है, अदरवाइज सब में हार्ट रेट बढ़ती है। और इस पर्टिकुलर साइन को बोलते हैं फगट साइन। याद रखना, फगट साइन किस में नजर आता है? जवाब होगा टाइफॉइड में। और बाकी सभी बीमारियों से अपने आप को अलग करता है। जब भी फीवर होता है, आपको पता होगा टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन बढ़ते हैं, हार्ट रेट बढ़ता है, लेकिन यहां आपको हार्ट रेट घटा मिल रहा है और इस साइन का नाम है फगट साइन। क्लियर है? चलिए इसके बाद बात करते हैं और क्या नजर आना है यहां पर। तो यहां पर एक और लक्षण नजर आना है इंपॉर्टेंट, रोज स्पॉट। रोज स्पॉट ऑन ट्रंक, बॉडी पर रोज स्पॉट नजर आएंगे। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। रोज स्पॉट क्या होते हैं? तो रोज स्पॉट एक प्रकार के रेस हैं। किस प्रकार के रेस हैं? तो आप बताएंगे पिंक बेल्चिंग, पिंक ब्लैचिंग पैप्यूल्स होते हैं। पैप्यूल क्या है ये? पिंक ब्लैचिंग पैप्यूल्स होते हैं। रोज स्पॉट किस में नजर आते हैं? जवाब होगा टाइफॉइड में। किस प्रकार के हैं ये? पिंक ब्लैचिंग पैप्यूल होते हैं। क्लियर है? सारे के सारे कब नजर आ रहे हैं? सेकंड वीक में। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आएगा? आपका जवाब होगा यस। विडाल टेस्ट कौन से वीक में पॉजिटिव आता है? सेकंड वीक में विडाल टेस्ट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बात करूंगा मैं एंटीजन का नाम बताऊंगा, अभी नाम लिख रहा हूं यहां पर। ONH एंटीजन प्रेजेंट, दोनों एंटीजन यहां प्रेजेंट होते हैं। O एंटीजन भी और H एंटीजन भी। एक फ्लैजिला एंटीजन होता है, एक सोमैटिक एंटीजन। दो एंटीजन पाए जाते हैं टाइफॉइड में, दोनों यहां प्रेजेंट है। तो सेकंड वीक में विडाल पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव विडाल टेस्ट कब आएगा? सवाल आता है दूसरे सप्ताह में, याद रखना। और यहीं पर लक्षण आ रहे हैं, तुम्हारे को मैंने बताया रोज स्पॉट ऑन ट्रंक आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा फगट साइन इंपॉर्टेंट है, फीवर प्लस ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा स्प्लिनोमेगेली और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। चलिए बात करते हैं तीसरे सप्ताह के बारे में। तीसरे सप्ताह में क्या नजर आएगा? थर्ड वीक। जब थर्ड वीक नजर आएगा हमें, तीसरा वीक, थर्ड वीक में क्या नजर आना है? तो सबसे पहला तो आपको डिहाइड्रेशन नजर आएगा, क्योंकि डायरिया हुआ है तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है। वजह होगा ड्यू टू डायरिया। जब डायरिया होगा, आपने लिखा है पी सूप डायरिया है, डायरिया पानी की कमी करेगा बॉडी में। क्लियर? इसके अलावा एक हो सकता है आपकी इंटेस्टाइनल परफोरेशन, क्योंकि इंटेस्टाइनल अल्सर बनते हैं। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, क्योंकि इंटेस्टाइन के पेयर्स पैच में ही रहता है या रेप्लिकेट करता है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन याद रखना है। इट इज ए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यह होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इसको बोलेंगे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड वीक। तीसरे वीक का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन यही होता है, जिसमें आपको इंटेस्टाइनल परफोरेशन नजर आ सकता है। बोले तो इंटेस्टाइनल रप्चर हो सकती है, और जब इंटेस्टाइन फटेगी तो क्या बाहर निकलेगा? तो याद रखना है यह करैक्टराइज्ड हो सकती है ब्लीडिंग से। करैक्टराइज्ड बाय ब्लीडिंग मतलब रक्त बहेगा, खून बहेगा इंटेस्टाइन से। जब इंटेस्टाइन फटेगी ब्लीडिंग होगी। यह नजर आएगा थर्ड वीक के दौरान, आपको लक्षणों में देखने को मिल सकता है। दिस इज अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट वीक में दो बताया मैंने, बेहद इंपॉर्टेंट थे दोनों, पी सूप डायरिया, स्टेप लैडर फीवर।
सेकेंड वीक में भी 2 इंपॉर्टेंट थे, बाकी 2 और आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट यहां पर रोज स्पॉट और दूसरा फैगट साइन, बोले तो ब्रैडीकार्डिया नजर आता है टाइफॉइड में। उसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन और स्प्लेनोमेगेली। तीसरा वीक हमने बात किया, तीसरे वीक में हम डिहाइड्रेशन देख रहे हैं और इंटेस्टाइन रप्चर हो सकती है, परफोरेट हो सकती है और इस वजह से ब्लडिंग देखने को मिल सकता है। दिस इज अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। चलिए अगर हम अब बात करें, अभी यहां पर एक विडाल टेस्ट आया, इसलिए मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा एंटीजन के बारे में। इस एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, जो साल्मोनेला टाइफी है उसमें पाए जाने वाले एंटीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2 एंटीजन यहां होते हैं। अगर आप इस वायरस को देखोगे, इस वायरस में 2 प्रकार की एंटीजन पाई जाती हैं। एक एंटीजन भीतर होती है, इस कॉल्ड ओ एंटीजन। एक बाहर होती है, इट इज कॉल्ड एच एंटीजन। 2 एंटीजन पाए जाते हैं। कितने एंटीजन हैं? 2 एंटीजन। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, ओ एंटीजन की। ओ एंटीजन, ओ एंटीजन जो होता है आपका, इसको बोलते हैं सोमेटिक एंटीजन। सोमेटिक एंटीजन कब पॉजिटिव आएगा बताना है आपको। यह पॉजिटिव आएगा सेकंड वीक में। सेकंड वीक में यह ओ एंटीजन पॉजिटिव आएगा। क्या इंडिकेट करेगा? यह इंडिकेट करता है एक्टिव इन्फेक्शन को। इंडिकेट एक्टिव इन्फेक्शन। अगर यह एंटीजन जो आपकी बॉडी में डिटेक्ट हो जाए, अगर इसकी एंटीबॉडीज, समझ जाना आपको टाइफॉइड का इन्फेक्शन है ओ एंटीजन को। वहीं दूसरा एंटीजन की बात मैं करूं, उस एंटीजन का नाम है एच एंटीजन। एच एंटीजन, एच एंटीजन, एच एंटीजन को हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है इस एंटीजन का फ्लैजिला एंटीजन। क्या होता है यह? फ्लैजिला एंटीजन। यह याद रखना है नेगेटिव होता है फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक में यह कैसा होगा? तो जवाब होगा नेगेटिव। फर्स्ट वीक नेगेटिव। और यह क्या इंडिकेट करता है? तो यह प्रीवियस इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इंडिकेट प्रीवियस इन्फेक्शन, पहले इन्फेक्शन हुआ था क्या, इस चीज को इंडिकेट करता है। और वैक्सीनेशन को इंडिकेट करता है, बोले तो इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम मतलब पहले कभी टाइफॉइड की वैक्सीन लगी हुई है क्या, इस चीज को इंडिकेट करने के लिए कौन सा एंटीजन चेक करते हैं? जवाब होगा एच एंटीजन। बोले तो वैक्सीन, वैक्सीन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। इट इज कॉल्ड, यह जो टॉपिक था, पॉइंट यह है आपके एंटीजन से रिलेटेड बताया मैंने। 2 एंटीजन है, एच एंटीजन और ओ एंटीजन। ओ को बोलते हैं सोमैटिक एंटीजन, एच को बोलते हैं फ्लैजिला एंटीजन। ओ एंटीजन जो है सेकंड वीक में पॉजिटिव आता है, एच एंटीजन भी सेकंड वीक में पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट वीक में नेगेटिव होता है। क्या क्या इंडिकेट करते हैं? ओ इंडिकेट करता है वर्तमान में इंफेक्शन है, एच इंडिकेट करता है पहले इंफेक्शन हुआ था, और दूसरा इसे वैक्सीन हो रखी है या नहीं हो रखी। पाया जा रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब वैक्सीनेशन हो रखा है। यह एंटीजन से रिलेटेड बातें हो गई। चलिए अब बात करते हैं टेस्टों के बारे में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, लक्षण हमने देख लिए, एंटीजन के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको समझने में थोड़ा फायदा होगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखो इसके लिए एक ट्रिक है, बासु। ट्रिक को याद रखें, बाशु। टाइफॉइड में करते हैं बाशु। क्या करते हैं? बासु। फर्स्ट वीक ऐसे की ऐसे याद रखना, सेकंड वीक, थर्ड वीक,
4th वीक। पहले वीक में कौन सा टेस्ट, दूसरे वीक में कौन सा टेस्ट, तीसरे वीक में कौन सा टेस्ट, चौथे वीक में कौन सा टेस्ट। फर्स्ट वीक में करेंगे बासु में BASU, बासु। देखिएगा क्या है ये। पहले में ब्लड कल्चर, फर्स्ट वीक में क्या करते हैं, ब्लड कल्चर। दूसरे में क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट। याद रखना क्वेश्चन एग्जाम का है, विडाल टेस्ट कैसा होता है, जवाब होगा एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्जाम का MCQ है, एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट दूसरे सप्ताह में परफॉर्म किया जाता है। तीसरा देखिएगा, थर्ड वीक में क्या करोगे, तो जवाब देंगे S फॉर स्टूल कल्चर। स्टूल कल्चर करते हैं, मोस्ट कॉमन यही है, स्टूल एग्जामिनेशन। और लास्ट में करेंगे यूरिन कल्चर। बासु से याद हुआ, पहले वीक में ब्लड, दूसरे वीक में एग्लूटिनेशन, तीसरे वीक में स्टूल, चौथे वीक में यूरिन कल्चर। क्लियर है। विडाल टेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट कहलाता है। कॉमन यही है जो एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, लेकिन सबसे कॉमन जो परफॉर्म होता है वह स्टूल कल्चर होता है। इसमें टाइफाइड में स्टूल करते हैं, आपका कोलेरा में स्टूल करते हैं, और आपका पोलियो में स्टूल करते हैं। क्लियर। चलिएगा, इसके अलावा विडाल के बारे में कुछ बातें हम करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको विडाल के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम का। विडाल टेस्ट किस में परफॉर्म करते हैं, जवाब बिल्कुल आंख बंद करके बताएंगे, टाइफाइड में किया जाता है, पहला बात। फिर दूसरी बात, कब परफॉर्म करते हैं, टाइम बताओ, तो आप बताओगे सेकंड वीक में करते हैं, पहले वीक में नहीं कर रहे। तीसरी बात, क्या करते हैं इसमें, तो आप बताओगे एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। क्या है ये, एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्या करते हैं, तो आप इसमें चेक करोगे, चेक OH टाइटर, OH टाइटर को चेक करते हैं विडाल में। याद रखना है कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ऑफ O एंटीजन, ये बन जाती हैं फॉर्म्ड कितने दिन बाद, 7 से 10 दिन बाद, आफ्टर 7 to 10 डेज। यही वजह है कि दूसरे सप्ताह में किया जाएगा, वरना तो पहले सप्ताह में सबसे पहले यही कर लेते, लेकिन इसको सेकंड वीक में करने के पीछे कारण यही है, क्योंकि 7 से 10 दिन बाद एंटीबॉडी बनेगी, तभी आप ये कर पाओगे से, तभी ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो नेगेटिव ही रहता है। ये मैंने बताया था आपको जब फर्स्ट वीक के लक्षण पढ़ाए, नेगेटिव आएगा विडाल, सेकंड वीक में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज कब बनेंगी इसके विरुद्ध, 7 से 10 दिन बाद ओ की। इसीलिए OH एंटीजन यहां हम चेक करते हैं। किसने डिस्कवर्ड किया, इस टेस्ट को डिस्कवर करने वाले का नाम तो याद रखना है, विडाल स्टार्टेड बाय मिस्टर जॉर्ज विडाल। GEORGE, जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज विडाल। व्यक्ति का नाम है मिस्टर जॉर्ज विडाल। कब, तो 16 साल बाद, 80 में वायरस आया था, और 1996 में इस महानुभाव ने क्या कर दिया था, इसके बारे में बताया। क्लियर है। देखिएगा,
हमने बताया आपको कि आपका जो ये वायरस होता है, इस वायरस को डिस्कवर किया गया था 1880 में। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, 1880 में ये आया था। तो 1896 के अंदर, 1896 में यह 16 साल बाद जॉर्ज विडाल ने इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया। चलिए इसका रिजल्ट भी बता देते हैं हम आपको, कभी मौका मिले तो। कभी आप विडाल चेक करो किसी की रिपोर्ट तो याद रखना है। रिजल्ट में पहला, वैल्यू ऑफ ओ टाइटर, ओ टाइटर की वैल्यू ग्रेटर देन 1:160 आ रही है। कितनी? 1:160। तो यह इंडिकेट करता है, मैंने बताया था आपको कि ओ जो आपका एंटीजन है ये क्या इंडिकेट करेगा? तो एक्टिव इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। किसको? एक्टिव इन्फेक्शन को, कि उसे इन्फेक्शन है। वही मैं बात करूं किसके बारे में? दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू की बात हम किसके बारे में करेंगे? वैल्यू ऑफ एच टाइटर। आप एच टाइटर देख रहे हैं और यह भी ग्रेटर देन 1:160 आ रहा है। यह दो चीजों को इंडिकेट करेगा। एच एंटीजन क्या इंडिकेट करता है? जल्दी से जवाब देंगे, प्रीवियस इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम को। तो यह इंडिकेट करेगा, इंडिकेट प्रीवियस इन्फेक्शन। आपको पहले इन्फेक्शन हुआ था, यह इंडिकेट कर रहा है प्रीवियस इन्फेक्शन। और दूसरी चीज इंडिकेट क्या करेगा? प्रीवियस इन्फेक्शन और सेकंड इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम बोले तो इम्यून स्टेटस, इम्यून स्टेटस। आपका इम्यून स्टेटस कैसा है? इम्यून स्टेटस, यानी कि आपके इम्यून स्टेटस की बात करें हम, किसकी बात यहां हो रही है? तो आपका जवाब होगा वैक्सीन की बात हो रही है। वैक्सीन की बात यहां हो रही है। किसके बारे में? वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। वैक्सीन लगी है या नहीं लगी, इससे रिलेटेड बात हो रही है इस एच टाइटर में। दोनों के बारे में मैंने बता दिया, ओ टाइटर और एच के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। कुछ न्यू टेक्निक भी आई है इसके लिए। एंटीजन टेस्ट है, उसमें IgM चेक करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट की कुछ न्यू टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं टाइफॉइड के लिए। उसमें हम एंटीजन टेस्ट चेक करते हैं, इन्हें एंटीजन टेस्ट कहा जाता है। क्या क्या है देखिएगा, IDL ट्यूबैक्स, इसके अलावा टाइफी डॉट, टाइफी.M, इसके अलावा डिपस्टिक टेस्ट। ये कुछ न्यू टेस्ट हैं जो भी परफॉर्म होते हैं। टाइफॉइड डॉट में हम क्या चेक करते हैं? IgM एंटीबॉडी चेक, IgM एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी चेक होती है टाइफॉइड डॉट में, टाइफी डॉट, ट्यूबैक्स, टाइफॉइड, टाइफी.M और डिपस्टिक टेस्ट। ये कुछ और भी टेस्ट हैं जो टाइफॉइड में परफॉर्म होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। टेस्ट हमने पढ़ लिए, कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस को लेकर। टाइफॉइड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो होता है टाइफॉइड मेनिंजाइटिस।
कौन सा? टाइफॉइड मेनिंजाइटिस। टाइफॉइड मेनिंजाइटिस इज कॉमन, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। उसके अलावा हेपेटाइटिस मिल सकता है, मायोकार्डाइटिस मिल सकता है, पेरिटोनाइटिस मिल सकता है, थायरोडाइटिस मिल सकता है, थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस, टाइफॉइड मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिटोनाइटिस, थायरोडाइटिस, ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप टाइफॉइड के साथ देख सकते हैं। क्लियर है? फिर सब कुछ पढ़ लिया इससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं इलाज की। बीमारी हो गई तो इलाज भी करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट बताओ। ट्रीटमेंट में दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक दवाई के बारे में और एक वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले ड्रग की बात मैं कर लूं, दवाई। सबसे पहले किसका? तो याद रखना है ट्रीटमेंट ऑफ केस, क्योंकि इसमें दो चीजें, एक केस है और एक कैरियर है। तो केस का इलाज करने के लिए तो दो दवाइयां देते हैं, फ्लोरोक्विनोन्स या सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स और फ्लोरोक्विनोन्स, फ्लोरोक्विनोन्स और सिफेलोस्पोरिन्स केस के इलाज के लिए। वही मैं बात करूं ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर। कैरियर का आपको इलाज करना है, तो कैरियर के इलाज के लिए आपको क्या चाहिए? तो ध्यान देना है, कैरियर के इलाज के लिए आपको ड्रग्स चाहिए, एम्फिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैं, एम्फिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन। याद रखना ये दोनों की दोनों यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, इसलिए प्रोबेनिसिड साथ में दिया जाता है। प्रोबेनिसिड साथ में देते हैं। याद रखना है क्यों, तो मैं लिख रहा हूं यहां नोट डालकर कि एम्फिसिलिन एंड अमॉक्सिसिलिन कोज हाइपरयूरेसीमिया। क्या कोज कर सकती हैं? हाइपरयूरेसीमिया। हाइपरयूरेसीमिया से क्या समझते हो? तो सीधा सा जवाब है यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल बढ़ाएंगे। जब भी ये बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा? आपको पढ़ा होगा, अपने किडनी में भी पढ़ा होगा, रीनल फेल्योर में, और गाउट में भी पढ़ा होगा। गाउट हो सकता है, गाउट में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए हम क्या देते हैं? प्रोबेनिसिड। क्लियर है? तो इसे प्रिवेंट करने के लिए इन दोनों के साथ में क्या दी जाएगी? प्रोबेनिसिड। तो दवाइयों में 4-5 दवाइयों का नाम आपको याद रखना है। पहला सिफेलोस्पोरिन्स और फ्लोरोक्विनोन्स केस के लिए, कैरियर के लिए एम्फिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन। दोनों दवाइयां खतरनाक हो सकती हैं, हाइपरयूरेसीमिया करती हैं, यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, तो गाउट कर सकती हैं। इस वजह से इसे रोकने के लिए क्या दे देंगे? साथ में प्रोबेनिसिड दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब बात कर लें वैक्सीन को लेकर। दवाइयां खत्म, वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। इसकी वैक्सीन देखिएगा, वैक्सीन की बात मैं अगर करूं तो यहां पर 2 प्रकार की वैक्सीन है। पहली लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन,
इसमें कैप्सूल आते हैं भाई। क्या आते हैं? टाइफॉइड के कैप्सूल। कितने कैप्सूल देने हैं? 3 देने हैं। कब कब देने हैं? तो 1, 3 और 5 पर देने हैं। 3 दिन दिए जाएंगे। फर्स्ट डे, थर्ड डे और 5th डे। 3 कैप्सूल हैं, 1, 3, 5 दिन पर दे देते हैं। दूसरी बात, यह जो दे रहे हो यह कब तक आप करेगी? तो याद रखना है इसकी ड्यूरेशन है 3 साल। कितने साल? 3 ईयर। कितने साल इफेक्टिव है? 3 ईयर। 3 साल बाद क्या करना है? तो एक्स्ट्रा बूस्टर चाहिए आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद में आपको बूस्टर की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। और क्या पॉइंट ध्यान रखने इससे रिलेटेड? एक बात और ध्यान रखनी है, ये 100% प्रभावी नहीं है। ऐसा नहीं है कि खत्म कर दे। नॉट 100% इफेक्टिव, 100% प्रभावी नहीं है। इसको देने के बावजूद भी इन्फेक्शन की संभावनाएं रह सकती हैं। बच्चों में नहीं देते हैं, 6 साल से छोटे बच्चों में। याद रखना है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बिलो 6 ईयर चाइल्ड। 6 साल से छोटे बच्चों में नहीं दी जाएगी। सब बातें किससे रिलेटेड थी? वैक्सीन से रिलेटेड। टाइफॉइड कैप्सूल फर्स्ट डे, थर्ड डे, 5th डे। ड्यूरेशन 3 साल, एक्स्ट्रा बूस्टर 3 साल बाद में चाहिए। 100% प्रभावी नहीं है और 6 साल से छोटे बच्चे में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड के बारे में। किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है, यह वैक्सीन, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है, यह वैक्सीन सिंगल डोज लगती है। IM इंजेक्शन लगाया जाता है। इसकी ड्यूरेशन भी 3 साल ही होती है, 3 ईयर। और इसे नहीं लगाते हैं 2 साल से छोटे बच्चों में। यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बिलो 2 ईयर चाइल्ड। 2 साल से छोटे बच्चों में नहीं लगाते हैं इसे, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ऑफ टाइफॉइड। इसी के साथ टाइफॉइड खत्म होता है। एक छोटी सी बीमारी और हम पढ़ लेते हैं, समय हमारे पास में है, और उसका नाम है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर बहुत छोटी सी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं वो डिस्कस यहां करने वाले हैं। वैसे आप इसे पीडियाट्रिक में भी पढ़ते हो। एजेंट का नाम आवे स्कारलेट फीवर, याद रखना है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के द्वारा यह होता है। यह जो एजेंट है, याद रखना है, यह एक टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन। जैसे डिप्थीरिया कर रहा था, टिटनस कर रहा था, वैसे यह भी टॉक्सिन रिलीज करता है और उसका नाम है पायोजेनिक एंटीरोटॉक्सिन। पायोजेनिक एंटीरोटॉक्सिन रिलीज करता है कौन? इसका एजेंट बोले तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। क्लियर है? स्कारलेट फीवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इनक्यूबेशन पीरियड पर। उसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? 1 दिन से लेकर 7 दिन का इसका इनक्यूबेशन पीरियड देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा मैं बात करूं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा यह ड्रॉपलेट के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है। किसके द्वारा? कोरोना के समान है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या क्या है, तो कफिंग हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, और डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी इसका देखा जाता है। और डायरेक्ट में यह टच से भी हो सकता है, टचिंग। तो इसका ड्रॉपलेट और टचिंग के द्वारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा गया है स्कारलेट फीवर का। चलिए बात करते हैं इसके लक्षणों को लेकर, जो एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। फर्स्ट साइन जिसको आप बोलते हो, इट इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी टंग। याद रखना है, स्ट्रॉबेरी टंग। टंग स्ट्रॉबेरी हो जाती है, स्ट्रॉबेरी टंग। और कहां नजर आती है, तो क्वासाकी डिजीज में भी देखने को मिलती है। क्लियर? याद रखना यह ऑल्सो सीन इन क्वासाकी डिजीज। क्वासाकी डिजीज, क्वासाकी डिजीज में भी नजर आता है स्ट्रॉबेरी टंग। टंग में कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण, रेड बीफी टंग परनीशियस एनीमिया में नजर आता है। स्ट्रॉबेरी टंग स्कारलेट फीवर या क्वासाकी डिजीज में नजर आता है। तो स्ट्रॉबेरी टंग क्वासाकी डिजीज में देखने को मिलता है, साथ में यहां भी देखने को आपको मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां होता है सैंड पेपर स्पॉट। सैंड पेपर स्पॉट यह किस कलर के होते हैं? जिस कलर से मैंने लिखा है ब्राइट रेड कलर के होते हैं। कौन से कलर के? ब्राइट रेड कलर के यह होते हैं। चलिए और बात करें इसके और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो इसके अलावा देखो फीवर देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, लिम्फ नोड स्वेलॉन या उनकी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बॉडी एक, बॉडी में दर्द। दो इंपॉर्टेंट हैं लक्षणों में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉल्ड स्ट्रॉबेरी टंग और सैंड पेपर स्पॉट। जैसे रोज स्पॉट टाइफॉइड, सैंड पेपर स्पॉट खुरदरे होते हैं इसलिए सैंड पेपर स्पॉट बोलते हैं, ब्राइट रेड कलर के। क्लियर है? यह नजर आते हैं आपको स्कारलेट फीवर के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका एज ग्रुप है। तो मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप जो होता है 5 साल से लेकर 15 साल। मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप जो इसका होता है 5 से 15 साल देखा गया है। 5 से 15 साल के बच्चों में मुख्यतः देखा जाता है स्कारलेट फीवर, इसीलिए पीडियाट्रिक में भी पढ़ाया जाता है ये। ट्रीटमेंट की बात करूं तो यहां पेनिसिलिन काम में लेते हैं और इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन काम में लिया जाता है। दिस इज अबाउट स्कारलेट फीवर और टाइफाइड, दोनों खत्म होते हैं। चलिए एक बार क्विक रिव्यूज क्या क्या तुमने पढ़ा है। सबसे पहले तो टाइफाइड पे ही चलते हैं, देखिएगा 1 बाय 1। टाइफाइड जो है इसके नाम पर एंट्रिक फीवर, स्टाफ लेडर फीवर और इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन के नाम से इसे जाना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसके एजेंट को लेकर हमने बताया आपको साल्मोनेला टाइफी, ग्राम नेगेटिव है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, बेसिलाई है, फैमिली है एंटीरोबैक्टीरियक फैमिली।
और किसने डिस्कवर्ड किया? कार्ल जे ईबर्थ ने 1880 में डिस्कवर्ड इसे कर दिया। फिर बात करें रिजर्वियर के बारे में, केस और कैरियर, दो प्रकार के कैरियर हैं, कन्वल्सेंट और क्रॉनिक। कन्वल्सेंट 6 से 8 वीक तक बेसिला एक्सक्रीट करता है, यह 1 साल ज्यादा एक्सक्रीट करता है। इसे टाइफॉइड मैरी कह रहे हैं क्योंकि पहली बार जो टाइफॉइड का एपिडेमिक्स जिस व्यक्ति की वजह से हुआ था वह था मैरी मेलॉन, उसके नाम पर पड़ा है टाइफॉइड मैरी। यह मोस्ट कॉमन कैरियर भी होता है। सोर्स ऑफ इंफेक्शन की बात करें, 2 सोर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस। स्टूल और यूरिन डायरेक्टली टच में आएगा तो प्राइमरी सोर्स, और उनसे रिलेटेड उनसे कंटामिनेटेड चीजें आपके हाथ में आएंगी तो सेकेंडरी सोर्सेस। फिर बात किया हमने इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल और यूरिन ओरल दोनों हैं, लेकिन ज्यादा खतरनाक फीकल वाला होता है। इसके अलावा सबसे रेप्लिकेशन कहाँ करता है? फेवरेबल प्लेस पेयर्स पैच, इसीलिए इंटेस्टाइन के पेयर्स पैच रप्चर होते हैं और डायरिया नजर आता है। और जहां पर ये स्टोर होता है वह है गोल ब्लैडर है, तो 2 जगह याद रखना, गोल ब्लैडर और इंटेस्टाइन। एक जगह रेप्लिकेट करता है, एक जगह स्टोर होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी सूप डायरिया, स्टॉप ब्लैडर फीवर। टेस्ट विडाल टेस्ट फर्स्ट वीक में नेगेटिव, दूसरा वीक स्प्लिनोमेगेली, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फगट साइन, रोज स्पॉट। फगट साइन फीवर, ब्रेडिकार्डिया, बोले तो हार्ट रेट घट गई है। रोज स्पॉट पिंक ब्लैचिंग पैप्यूल्स नजर आता है। विडाल यहां पॉजिटिव आएगा, सेकंड वीक में विडाल इज पॉजिटिव। थर्ड वीक डिहाइड्रेशंस ड्यू टू डायरिया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और इस वजह से ब्लडिंग देखने को मिल सकती है। हमने कुछ पर्टिकुलर एंटीजन की भी बात यहां की, 2 प्रकार के एंटीजन मैंने बताया, ओ एंटीजन, एच एंटीजन, सोमेटिक एंटीजन और फ्लैजिला एंटीजन। यह 2 वीक पर पॉजिटिव आएगा और एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। यह प्रीवियस इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन को इंडिकेट करता है। टेस्ट बासु फर्स्ट वीक में, ब्लड कल्चर सेकंड वीक में, एग्लूटिनेशन क्वेश्चन है, विडाल का ही नाम है एग्लूटिनेशन, याद रखना है। स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर, मोस्ट कॉमन स्टूल वाला। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमने बात की विडाल को, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, टाइफॉइड में करते हैं, टाइम है सेकंड वीक पे करते हैं। कैसा होता है? एग्लूटिनेशन है। क्या चेक करते हैं? OH टाइटर। एंटीबॉडी कब प्रेजेंट होती है? तो 7 से 10 दिन बाद, इसलिए कब करते हैं? सेकंड वीक में। किसने स्टार्ट किया? एम जॉर्ज ने 1896 में, 16 साल बाद वायरस के डिस्कवर्ड के बाद में। वैल्यू चेक करते हैं, रिजल्ट देखिएगा, ओ टाइटर 1.160 से ज्यादा, इसका मतलब एक्टिव इन्फेक्शन है, और एच टाइटर 1.160 से ज्यादा, इसका मतलब प्रीवियस इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन हो रखा है। कुछ न्यू टेक्निक एंटीजन टेस्ट में, आइडियल ट्यूबेक्स, टाइफॉइड डॉट एफजीएम एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी चेक कर रहे हैं, टाइफी डॉट एम और डिप स्टिक टेस्ट, ये भी परफॉर्म करते हैं कुछ न्यू टेक्निक में। कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट कॉमन मेलेंजाइटिस टाइफॉइड वाला, हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिटोनाइटिस और थायरोइडाइटिस। ट्रीटमेंट केस के लिए 2 दवाइयां, सिफेलोस्पोरिन्स और फ्लोरोक्विनोन्स। कैरियर के लिए भी 2, एम्फिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, लेकिन दोनों खतरनाक है। क्या कर सकती हैं? हाइपर यूरेसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाएंगे, इसलिए साथ में क्या देना है? प्रोबेनिसिट। वैक्सीन 2 प्रकार की हैं, लाइव की बात कर रहे हैं, कैप्सूल आएंगे 3, एक 3-5 दिन पर दिए जा रहे हैं, 3 साल वैलिडिटी है, और 3 साल बाद बूस्टर देंगे, तो 3-3-3 चल रहा है, 3 कैप्सूल 3 साल के बाद में बूस्टर, और 100% प्रभावी नहीं है 6 साल से छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। किल्ड वैक्सीन सिंगल डोज IM इंजेक्शन लग रहा है, 3 साल इसकी भी वैधता है, 2 साल से छोटे बच्चों में नहीं देते हैं। फिर एक छोटी सी बीमारी स्कारलेट फीवर, ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, रिलीज करता है पायोजेनिक एंटीरोटॉक्सिन्स, और 1 से 7 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और डायरेक्ट दोनों है, स्कफिंग और स्नीजिंग और टचिंग के द्वारा हो रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्ट्रॉबेरी टंग जो और नजर आता है, स्ट्रॉबेरी टंग किसमें? तो क्वासा की डिजीज याद रखना है। सैंड पेपर स्पॉट ब्राइट रेड कलर के होते हैं, फीवर है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग और बॉडी एक नजर आ सकता है। इसके अलावा हमने लास्ट बात की मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप 5 से 15 साल, दवाइयां हैं पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। इसी के साथ टाइफॉइड और स्कारलेट फीवर का दी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोलेरा और एक छोटी सी डिजीज बोले तो रिलैप्सिंग फीवर के साथ में। दोनों आपकी डिजीज टाइफॉइड से मिलती जुलती है, कोलेरा और रिलैप्सिंग फीवर, दोनों के साथ नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।